आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने आपको कहा था कि एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है। पिछले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है और वो लेयर्स अर्थ के सरफेस से शुरू हो जाती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है, जो फिगर 4.2 है, मैंने ये फिगर आपसे बनवाई भी थी। तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आपके एक्सोस्फेयर। तो इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं स्टूडेंट सभी। सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। और ये ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की स्टूडेंट्स, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर भी है। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। मीन्स ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। और इस एटमॉस्फेयर की लेयर में एयर पाई जाती है, वो एयर जिस एयर में हम सांस लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। स्टूडेंट्स, जितने भी वेदर फिनोमिना है, मीन्स आपके मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सारी की सारी इसी लेयर में होती हैं। रेनफॉल मीन बारिश, फॉग जैसे आपके कोहरा, हेल स्टॉर्म होता है ओले पड़ना। तो स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर, हम जिसको बोलेंगे, उसका नाम है स्टूडेंट्स स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर टोपोस्फेयर के आपके ऊपर लाइज है। मीन्स आपके ट्रोपोस्फेयर के, स्ट्रेटोस्फेयर किसके ऊपर है? ट्रोपोस्फेयर के। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है। ध्यान रखेंगे कितनी ऊंचाई तक है ये? 50 किलोमीटर तक। और ट्रोपोस्फेयर कितनी हाइट तक थी? 13 किलोमीटर तक। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रोपोस्फेयर थी, एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे वाली लेयर थी, उसमें तो वेदर फिनोमिना होता था। मीन्स मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है और जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लोकेटेड है, उसमें क्लाउड नहीं बनते और ना ही उसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और स्टूडेंट्स, इस लेयर की एक खास बात क्या है? मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इस लेयर के अंदर, मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर में, एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. Students, ओजोन गैस भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि ओजोन गैस आपको पता है क्या काम करती है। जो सनरेज होती है, उनके हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि सन पे से स्टूडेंट्स, जब जो रेज आती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और यदि वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी तो वो हमारे को स्किन कैंसर कर देंगी। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करती है स्टूडेंट्स? उन आपके अल्ट्रावायलेट रेज को, जो सन से आती हैं हार्मफुल रेज, उनको छान करके अर्थ पे भेजती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो हमारी तीसरे नंबर की एटमॉस्फेयर की लेयर है, वो है स्टूडेंट्स मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर अर्थ की तीसरी लेयर है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर की, अर्थ की नहीं, एटमॉस्फेयर की। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और ये 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड है। 13 तक ट्रोपोस्फेयर थी, 13 से 50 तक आपके स्ट्रेटोस्फेयर थी, और 50 से 80 तक कौन सी है? मेसोस्फेयर।
मीन्स जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लोकेटेड है। मेटोराइट्स बर्न्स अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्टूडेंट्स जब स्पेस से मीन्स अंतरिक्ष से आपके मेटेराइट्स आते हैं तो वो मेसोस्फेयर में आकर के जलने लग जाते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि तारा टूट जाता है, तो वो तारा नहीं टूटता, वो मेटेराइट्स होते हैं, वो अंतरिक्ष से आते हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से जलने लग जाते हैं और वो जलते हैं एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर में, जिसका नाम है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर की जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रेपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो आपको पता है थर्मो नाम आ गया ना, तो थर्मो किससे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर से। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है थर्मोस्फेयर में, तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। आयनोस्फेयर स्टूडेंट्स थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है। तो थर्मोस्फेयर के अंदर एक लेयर है जिसको हम क्या बोलेंगे? आयनोस्फेयर। स्टूडेंट्स थर्मोस्फेयर की जो हाइट है वो 80 से 400 किलोमीटर तक है। ध्यान रखेंगे 80 तक कौन सी थी? मेसोस्फेयर। और 80 से 400 तक कौन सी आ गई? मेसोस्फेयर के ऊपर लोकेटेड है जो थर्मोस्फेयर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन में काफ़ी हेल्प करती है स्टूडेंट्स ये लेयर। अभी बताएंगे रेडियो ट्रांसमिशन क्या होता है। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Students, जो रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसमिट की जाती हैं ऊपर की तरफ, तो उनको वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट करने का काम कौन सी लेयर करती है? एटमॉस्फेयर की थर्मोस्फेयर। क्या होता है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, उसके साथ साथ में और दूसरी जो आपके इंटरनेट के मीन्स हैं वो हम चलाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ऊपर सैटेलाइट लगी होती हैं अंतरिक्ष में, तो उन सैटेलाइट्स में ट्रांसपोंडर होते हैं। तो हम जैसे कोई भी मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं, तो हमारी कॉल या आवाज़ या मैसेज सबसे पहले ट्रांसपोंडर से टकराएंगी और जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं या मैसेज रेफर कर रहे हैं उसके पास पहुंचेगी, और वो हमारे पास मैसेज करेगा तो उसके मैसेज भी टकरा करके हमारे पास आएंगे। तो ये थर्मोस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सोस्फेयर की। अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की, ध्यान रखें, इसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस लेयर के अंदर मीन्स एक्सोस्फेयर के अंदर स्टूडेंट्स हवा बहुत पतली होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। स्टूडेंट्स एक्सोस्फेयर में लाइट गैसेज तैरती रहती हैं और वो लाइट गैसेज हैं हीलियम और हाइड्रोजन। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डू यू नो की। डू यू नो के बारे में बात करते हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली वन इन द, ये देखो इतनी बड़ी वो है, मैं आपको बताता हूँ इसको भी कितनी होगी। ये हो गया स्टूडेंट्स 2 अरब हो गया, ठीक है ना। तो 2 अरबवां हिस्सा मिलता है हमारे को सन की एनर्जी का, और फिर भी देखिए अर्थ पे कितनी गर्मी हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा था और मेरा मैथ कमज़ोर है क्योंकि मैं एसएसटी का टीचर हूँ, तो इसी वजह से मेरे को ये काउंट करना पड़ा। तो बस इतना 2 अरबवां हिस्सा पहुँचता है सिर्फ आपके, देखिए वो भी हमारे उस पे कितना आपके गर्मी कर देता है अर्थ पे। वेदर और क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। देखिए रेन होने जा रही है आज। विल इट बी ब्राइट और सनी टुडे। आज रेन होगी या मीन्स आपके ब्राइट या सनी डे रहेगा, मीन्स आपके धूप निकले रहेगी। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एंक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ ए वनडे मैच। स्टूडेंट्स जब क्रिकेट का एक वनडे मैच होता है तो जितने भी क्रिकेट के फैन होते हैं, जो क्रिकेट देखने वाले होते हैं, वो हमेशा इस बारे में चिंतित रहते हैं कि आज बारिश तो नहीं हो जाए, या आज मतलब कि आपके धूप निकलेगी या बारिश रहेगी, क्योंकि बारिश धूप निकलेगी तो मैच हो जाएगा और बारिश रहेगी तो मैच नहीं होगा। तो इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी रेडियो एंड द mind is its speaker, weather is something that fiddles
विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। देखिए, यदि हम अपने बॉडी को रेडियो माने और अपने माइंड को स्पीकर माने, तो वेदर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि हमारी नॉब्स को कंट्रोल करता है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है स्टूडेंट्स, हम सिर्फ यहाँ पे वेदर की डेफिनेशन करेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रखे हैं। वेदर की डेफिनेशन आएगी सबसे पहले इम्पोर्टेंट। वेदर क्या? वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर। मीन्स जो आवर टू आवर, घंटे दर घंटे और दिन प्रतिदिन की जो कंडीशन होती है ना एटमोस्फियर की, उसको क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। वेदर का पीरियड है ना स्टूडेंट्स, छोटा होता है। ध्यान रखें, थोड़े टाइम की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है ना उसको वेदर बोलते हैं, और लंबे टाइम की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम क्लाइमेट। जैसे लद्दाख की क्लाइमेट है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है या आपके ठंड रहती है। पिछले 40-50 सालों से वो एक क्लाइमेट काफ़ी ऐसी की ऐसी है। मीन्स जब आपके बहुत सालों तक एक जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनी रहे तो उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होती रहे उसको बोलेंगे वेदर। तो वेदर तो देखिए, सुबह धूप निकली हुई थी, अब बादल हो रहे हैं, शाम को बारिश भी हो सकती है। तो वेदर है ना आपके आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक इरिटेट। यदि आपके गर्म होगा वेदर या वेदर में ह्यूमिडिटी होगी, जैसे भी ह्यूमिडिटी बहुत चल रही है, पसीना बहुत आता है, तो वो इरिटेट कर देता है हमारे को। और यदि प्लेजेंट होगा आपके, मीन्स आपके खुशहाल मौसम होगा या ब्रीजी वेदर होगा, मीन्स जिसमें अच्छा ठंडी हवाएं बह रही होगी, तो वो वेदर हमारे लिए काफ़ी चीरफुल होगा और हम उस अच्छे वेदर में बाहर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और वेदर दिन प्रतिदिन चेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया था जो वेदर होता है उसका छोटा पीरियड होता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे सामने आती है क्लाइमेट की। एवरेज वेदर कंडीशन, किसी भी प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, तो वो क्या होती हैं? क्लाइमेट। मीन्स एवरेज वेदर होता है क्लाइमेट भी, लेकिन ये लंबे पीरियड के लिए होता है, तो क्लाइमेट का पीरियड क्या होता है? लंबा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि सहारा डेजर्ट की क्लाइमेट हमेशा गर्म रहती है, लद्दाख की क्लाइमेट हमेशा ठंडी रहती है, तो ये होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। तो आप देख सकते हैं कि डेली वेदर फोरकास्ट आती है, मीन्स वेदर की हमारे सामने डेली भविष्यवाणी की जाती है, और टीवी में वेदर को हमेशा दिखाया जाता है कि आज ये वेदर रहेगा, आज का वेदर कैसा रहेगा। तो अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। देखिए, जो टेम्परेचर आप प्रतिदिन फील करते हैं वो आपके एटमोसफियर का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स। मीन्स जो आपका वातावरण होता है। द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर की डेफिनेशन आ जाएगी कि टेम्परेचर क्या होता है? जो एयर के अंदर, मीन्स हवा में, जो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री होती है उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए एटमोसफियर चेंजेज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। देखिए, टेम्परेचर आपके है ना कई तरीके से चेंज होता है। दिन और रात में भी टेम्परेचर चेंज होता है। रात का टेम्परेचर कम होता है और दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके अकॉर्डिंग है ना सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। मीन्स एक सीजन से और दूसरे सीजन तक टेम्परेचर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। समर्स आर होटर देन विंटर। और देखिए, एक सीजन है समर का और एक है विंटर का। तो जो समर का सीजन होता है स्टूडेंट्स, वो हॉट होता है किसकी कंपेयर में? विंटर की कंपेयर में। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और वो है इंसोलेशन। ठीक है ना? तो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर कौन सा है? वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन
इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। देखिए जो सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी आती है ना, जो एनर्जी आती है, और उसको अर्थ इंटरसेप्ट कर लेती है, मीन्स आपके आत्मसात कर लेती है या एब्सॉर्ब कर लेती है। तो सन की जिस एनर्जी को या सोलर एनर्जी को अर्थ इंटरसेप्ट करे या एब्सॉर्ब करे, उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। देखिए इंसोलेशन को आप टेम्परेचर ही मान लें बस। अर्थ जो गर्मी अपने अंदर सोख लेती है ना सूर्य की, उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। तो हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे ना, तो इंसोलेशन आपके डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ये आपके एक डायग्राम मैंने बनाया, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करती है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इक्वेटर के ऊपर तो इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ही बोल दो आप, अर्थ का टेम्परेचर इंसोलेशन को। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल पे जाएंगे कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो कम हो जाएगा। उसी तरह नीचे साउथ पोल पे जाएंगे तो कम होता जाएगा। यहाँ पे भी बर्फ पड़ेगी और यहाँ पे भी बर्फ पड़ेगी। देयरफॉर, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। टेम्परेचर भी उसी तरीके से डिक्रीज होता है। इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं कि मैंने बताया था टेम्परेचर आपके इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। और अब आप समझ गए होंगे कि जो नॉर्थ पोल है ऊपर, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, और सबसे जो नीचे है वो आपके साउथ पोल है। तो यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी रहती है और यहाँ पे भी बर्फ़, क्योंकि ऊपर जाएंगे जाएंगे इक्वेटर से इस तरह नीचे जाएंगे साउथ पोल की साइड, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और अंत में इतना कम हो जाएगा कि बर्फ़ पड़ने लग जाएगी। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई, यदि अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी अर्थ, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए तो, और वहाँ पे क्रॉप्स उगाना, फसल उगाना भी मुश्किल हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। स्टूडेंट्स सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है विलेज की कंपेयर में। क्यों होता है? देखिए, द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसप्लेट्स ऑफ रोड्स गेट हिटेड ड्यूरिंग द डे। क्योंकि जो रोड्स होते हैं ना, आपके रोड्स के ऊपर जो चारकोल होता है, या मीन्स आपके रोड का जो मटेरियल होता है ना, उसी को एसप्लेट बोल देंगे आप, एसाफाल्ट। तो जो रोड्स के ऊपर एसफाल्ट होता है या बिल्डिंग का जो मेटल होता है ना, वो काफ़ी, क्योंकि लोहा और आपके बिल्डिंग तपती रहती है हमेशा बिल्डिंग शहरों के अंदर, और रोड भी तपते रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि सारी चीज़ पक्की होती हैं। तो इसी वजह से शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और गांव के अंदर टेम्परेचर इसलिए कम होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि गांव के अंदर कोई चीज़ तपती नहीं है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और फिर रात को शहरों में टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में तो अर्थ या बिल्डिंग एब्सॉर्ब कर लेती हैं सन की एनर्जी को, और रात को क्या हो जाता है? रात को फिर उसको वो रिलीज कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है शहरों के अंदर। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइजिंग बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर। और बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती है शहरों के अंदर, वो गर्म हवा को ट्रैप कर लेती हैं। इससे भी सिटी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, मीन्स आपके रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद में हम करते हैं स्टूडेंट्स, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री। देखिए टेम्परेचर को मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को किसने मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। टेम्परेचर को मापने की डिग्री का आविष्कार किसने किया था? सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने। ऑन द Celsius scale, the water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो वाटर है ना, वो 0 डिग्री पे आपके जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उबल जाता है। ध्यान रखें इसका। अगला डू यू नो भी कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम आएंगे एयर प्रेशर के ऊपर। एयर प्रेशर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एयर के अंदर जो प्रेशर होता है।
तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर तो आपको पता ही लग गया। हम अभी नेक्स्ट डू यू नो करते हैं। नेक्स्ट डू यू नो में कर रखा कि ऑन द मून देयर इज नो एयर, और मून के ऊपर कोई एयर नहीं है, हवा नहीं है, और कोई एयर प्रेशर भी मून के ऊपर नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पेस में जाते हैं ना, आपके अंतरिक्ष में जाते हैं जो लोग, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो ऑन द मून। देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो आसमान में अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं, उनके पास में एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट होता है स्पेस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके उस सूट में एयर भरी होती है, हवा भरी होती है जब वो मून पे जाते हैं। इफ़ दे डिड नॉट वियर दीज स्पेस सूट, यदि वो ऐसे स्पेस सूट नहीं पहनेंगे, आपने देखा होगा वो स्पेस सूट पहनते हैं, द काउंटर प्रेशर, जो काउंटर प्रेशर होगा ना एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट, जो कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी से जो काउंटर प्रेशर निकलता है, वुड मेक द ब्लड वेजल ब्रश, तो है ना वो काउंटर प्रेशर क्या कर देगा, उनकी ब्लड वेजल को, खून की नाड़ियों को मीन्स आपके फाड़ देगा, ब्रस्ट कर देगा, काउंटर प्रेशर बनाता वहाँ पे जाकर के एस्ट्रोनॉट। द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, और उसको ब्लीडिंग होने लग जाएगी, खून आने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगला डू यू नो देखते हैं हमारा क्या है। ए विंड नेम्ड, ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन। देखिए किसी भी विंड का नेम उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है कि वो विंड किस डायरेक्शन में चलती है, विच इट ब्लोज। जैसे विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से जो विंड बहती है उसको बोलेंगे हम वेस्टर्ली विंड बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला हम करते हैं आपका विंड के बारे में करेंगे। सबसे विंड से पहले हम करेंगे स्टूडेंट्स एयर प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। हम स्टडी करते हैं एयर प्रेशर के बारे में। तो एयर के अंदर भी प्रेशर होता है, एयर भी जमीन के ऊपर प्रेशर डालती है स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर above us pressures us with a great force in our bodies। देखिए जो आपको सरप्राइज होगा कि जो एयर होती है हमारे ऊपर, वो एयर हमारे ऊपर प्रेशर डालती है बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ हमारी बॉडी के ऊपर। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, हालांकि हम इसको फील नहीं कर पाते एयर को जब वो हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेज अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। हम एयर के प्रेशर को इसलिए सहन नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, क्योंकि एयर है जो वो हमारे को चारों तरफ, चारों डायरेक्शन से प्रेशर डालती है हमारे ऊपर। एयर एयर हमारे ऊपर चारों डायरेक्शन से प्रेशर डालती है, इसी वजह से हम एयर के प्रेशर को हम फील नहीं कर पाते। एंड आवर बॉडी एक्सट्रैक्ट ए काउंटर प्रेशर, और हमारी बॉडी भी, हमारा शरीर भी काउंटर प्रेशर डालता है एयर के ऊपर, तो इसी वजह से एयर के प्रेशर को हम फील नहीं कर पाते। एयर प्रेशर इज डिफाइंड, एयर प्रेशर की भी डेफिनेशन करेंगे हम। द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए जो वेट होता है एयर का, एयर के वेट के द्वारा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। देखिए जैसे जैसे हम एयर की या एटमोस्फियर की एक लेयर से दूसरी लेयर तक पहुंचते हैं, तो एयर प्रेशर गिरता जाता है। जैसे हम रहे ट्रोपोस्फियर में तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन हम ऊपर गए स्ट्रेटोस्फियर में तो वहाँ पे प्रेशर और थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब हम एटमोस्फियर की एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो स्टूडेंट्स प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर गिरता जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। स्टूडेंट्स सी लेवल के ऊपर जो समुद्र का लेवल होता है या समुद्र पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो एयर प्रेशर स्टूडेंट्स घटता जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। देखिए यदि हम हॉरिजॉन्टल मैनर में देखें, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ऐसे,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर गिवन एट ए प्लेस। देखिए किसी भी जगह का या किसी भी प्लेस का जो एयर प्रेशर है ना, वो उस जगह के टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स टेम्परेचर एयर प्रेशर को प्रभावित करता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, जिन एरिया के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, द एयर गेट्स हीटेड, वहां पे हवा गर्म हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर, और इससे है ना आपके लो प्रेशर क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, एयर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी, और हल्की चीज आपको पता है वो जमीन पे प्रेशर नहीं डालेगी। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम होगा, और यदि टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा, हवा भारी होगी और जमीन पे प्रेशर डालेगी। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया, ये तो हो गया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। देखिए यदि लो प्रेशर होगा, मीन्स प्रेशर यदि लो होगा, तो उस दिन है ना आपके थोड़ा सा क्लाउडी स्काई होगा, आसमान में क्लाउड होंगे, बादल होंगे, और वेदर भी सूखा होगा। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। देखिए जिन एरियाज का टेम्परेचर लोअर होता है, जिन एरियाज का टेम्परेचर कम होता है, वहां पे हवा स्टूडेंट्स कोल्ड होती है, मीन्स ठंडी होती है। इट इज देयर फॉर हैवी, और ये हवा हैवी भी होती है, क्योंकि जहां पे ठंड होगी वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर जहां पे कम होगा वहां पे एयर प्रेशर आपके ज्यादा होगा, और हवा क्या होगी, भारी होगी और जमीन से चिपक के चलेगी, हैवी होगी। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया। देखिए हैवी एयर जमीन से बिल्कुल चिपक के चलती है, नीचे की तरफ धंसती है, और वो एक है ना हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है, हैवी एयर जमीन के ऊपर। तो टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा जमीन पे प्रेशर ज्यादा ही डालेगी। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। देखिए जितना हाई प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, वो क्लियर स्काई से और आपके सनी स्काई से जुड़ा होगा। जितना हाई प्रेशर होगा तो आसमान बिल्कुल साफ होगा, और आसमान में सन होगा, मीन्स सूर्य होगा। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। देखिए एयर की खास बात देखिए, वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। हाई से कहाँ तक चलेगी, हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा चलेगी। अभी स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं विंड की। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड। स्टूडेंट्स जो एयर की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क as it blows dry leaves down the pavement or the uproots trees during a storm। क्या होता है, देखिए आप विंड को बहते हुए देख सकते हैं। वैसे तो देख नहीं सकते आप विंड को, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं जब ये बहती है, क्योंकि लीव्स डाउन द पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है, रास्ता, क्योंकि विंड की वजह से पेड़ों के पत्ते टूट जाते हैं और वो रास्ते पे गिर जाते हैं। और कई बार जो स्टॉर्म आता है, मीन्स तूफान आता है, उसमें भी ट्रीज आपके अप्रूट हो जाते हैं, पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। वो सब एक्टिविटीज किसकी वजह से होती हैं, विंड की वजह से। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट्स ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। देखिए कई बार जब हवा बहुत ही धीरे धीरे बहती है, जेंटली बहती है, तो आप देख सकते हैं इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। ये अपने साथ कई बार स्मोक भी लेके आती है, थोड़ा थोड़ा धुआं भी लेके आती है, और थोड़ा थोड़ा जो डस्ट है, रेत भी अपने साथ ही लेके आती है। एट टाइम्स, कई बार, विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट। देखिए कई बार तो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होती है, इतनी तेज हवा चलती है कि इसके खिलाफ मुकाबला करना मुश्किल होता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। और आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि जिस दिन बहुत ज़्यादा विंड चलती है
तो आप अपने छाते को मीन्स अपने अम्ब्रेला को भी आप नहीं संभाल सकते। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ने क्रिएट किया है, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जो विंड्स होती हैं बच्चों, जो हवाएं होती हैं उनको 3 टाइप में हम आपके ब्रॉडली व्यापक स्तर पे बांट सकते हैं। 3 टाइप्स में सबसे पहली होती है परमानेंट विंड्स। तो विंड्स के 3 टाइप्स में से आपके सबसे पहले हम करेंगे परमानेंट विंड्स के बारे में। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। स्टूडेंट्स, परमानेंट विंड्स के एग्जाम्पल हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज और आपके ईस्टर्लाइज। मीन जो ट्रेड विंड्स होती है ना, ये एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। मीन्स आपके ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ओल्ड टाइम में जो ट्रेडर आते थे हमारी कंट्री में, या हमारी कंट्री के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो दूसरी कंट्रीज में जब जाते थे तो स्टूडेंट्स उनकी ये विंड्स बड़ी हेल्प करती थी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में विंड्स चलती थी तो उसी डायरेक्शन में उनकी नाव चलती थी। तो इस तरीके से वो विंड्स के ऊपर बड़ा डिपेंड रहते थे, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपके विंड चले तो उस विंड्स का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो परमानेंट विंड्स के एग्जांपल क्या हैं? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज सिर्फ वेस्टर्न डायरेक्शन में बहेंगी, परमानेंट होती है इनकी डायरेक्शन बेटा। इस बात का ध्यान रखें आप कि इनको परमानेंट विंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन परमानेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। और परमानेंट विंड्स के एग्जांपल क्या है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज मीन्स वेस्ट में बहेंगी, और ईस्टर्लाइज जो ईस्ट में बहेंगी, ये परमानेंट विंड्स हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये देखो, कॉन्स्टेंटली क्या होता है? लगातार। थ्रू आउट होता है पूरा। तो ये विंड है ना आपके पूरा साल पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स एक ही डायरेक्शन में बहती रहेंगी, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। परमानेंट होती है इनकी डायरेक्शन। जैसे वेस्टर्लाइज है ना, वो पूरा साल वेस्ट में ही चलेंगी। ईस्टर्लाइज होती है, वो पूरा साल ईस्ट में ही चलेंगी। ट्रेड विंड्स होती हैं, वो परमानेंट एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं सीजनल विंड्स की। तो सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं? दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। देखिए नाम से पता लग रहा है सीजनल, जैसे ही सीजन बदल जाएगा तो स्टूडेंट्स इन विंड्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, मानसून विंड्स है ना इंडिया में, मानसून विंड्स सीजनल विंड्स का एग्जांपल है, क्योंकि मानसून विंड्स हमारी कंट्री में गर्मी के सीजन में चलेंगी ऐसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और जैसे ही आपके सर्दी का सीजन आ जाएगा तो वो चलेंगी इस तरीके से, मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मीन्स मानसून का एग्जांपल क्या होता है? मानसून का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स सीजनल डायरेक्शन, सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग विंड्स की डायरेक्शन में चेंज आ जाना। जैसे ही सीजन बदला और विंड्स ने अपनी डायरेक्शन भी बदल ली, तो इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसी को बोलते हैं सीजनल विंड्स। उसके बाद लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? जो एक लोकल एरिया में चलेंगी। जैसे हमारा हरियाणा एक लोकल एरिया है, या कोई 4-5 स्टेट हो गए, जैसे वो लोकल एरिया हो गया। दीज ब्लो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया में फ्लो होंगे, छोटे से एरिया में, और दिन के दौरान भी चल सकती हैं, या साल के कुछ पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, या टाइम ऑफ पीरियड के दौरान, समय की अवधि के दौरान ये चल सकती हैं। जैसे लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज स्टूडेंट्स ये लोकल विंड्स का एग्जांपल हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक विशेष एरिया में, छोटे से एरिया में चलेंगी। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया? देखिए हॉट और ड्राई, गर्म और आपके है ना काफ़ी सूखी हवा चलती है नॉर्दर्न प्लेन में इंडिया के गर्मी के टाइम में, उसको बोलते हैं लू। और लू हमारी कंट्री में चलती है नॉर्थ इंडिया में। हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा लू चलती है ना, गर्म हवाएं चलती हैं, वो लोकल हैं। वो सिर्फ हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, बिहार में यहाँ पे चलती हैं। एक लोकल एरिया में ये चलती हैं।
तो स्टूडेंट्स विंड्स के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए हम देखिए इस पाई डायग्राम की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपकी बुक की फिगर नंबर 4.4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है और बहुत ही नॉलेजेबल डायग्राम है। आपको वैसे ही लग रहा होगा, ये पेंटिंग इसकी अच्छी लग रही होगी स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें नॉलेज बहुत है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, तो एक टर्म यहाँ पे है डोलड्रम। एनडीए में भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ये आईएएस के अंदर मतलब यूपीएससी जो पेपर बनाती है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एनडीए का पेपर बनाती है, वहां पे भी क्वेश्चन आता है भाई डोलड्रम क्या होता है। इक्वेटर है ये, जैसे को आपके अर्थ एक स्पेयर है, अर्थ गोला है, और अर्थ के मिडल में से एक इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन निकलती है जो कि 0 डिग्री पे लोकेटेड है, और उस लाइन का नाम है इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है। मैंने बताया था ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो इक्वेटर के पास क्या रहता है, लो प्रेशर। और इक्वेटर के पास जो स्टूडेंट्स लो प्रेशर एरिया है ना, उसी को क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन एनडीए में आता है और भी बहुत टेस्ट में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज डोलड्रम? इक्वेटर के पास में जो लो प्रेशर का एरिया है ना, उसी को क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, देखो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या होता है, मैं पहले तो डायरेक्शन बना देता हूँ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो साउथ ईस्ट क्या हो गया, ये होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे चलेंगे साउथ ईस्ट विंड, ये देखो ऐसे ही चल रही है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी, नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कैसे चलेंगी, ऐसे, तो ये ऐसे चल रही है देखो, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। एक यहाँ पे ITCZ भी बन जाता है स्टूडेंट्स, इससे एक लो प्रेशर एरिया होता है ITCZ। ITCZ का मीनिंग होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मीन्स इक्वेटर के पास वो एरिया जहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मीन एक दूसरे में साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो जाती हैं, मीन्स मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी आपके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और ये लाइन इंडिया के बीच से गुजरती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो स्टूडेंट्स अभी है ना 30 डिग्री तो ये हो गया यहाँ पे, और 35 हो गया यहाँ पे, ऐसे ही इसमें 30 और 35 ऐसे। तो देखो यहाँ तो आ गया ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये होगी, इक्वेटर होगी ये। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। लेकिन सब ट्रॉपिकल से ऊपर आ जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल तो ज़्यादा गर्म होता है इक्वेटर के पास, और इक्वेटर से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ये आ गया सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और सब ट्रॉपिकल सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो सब ट्रॉपिकल थोड़ा सा कम गर्म होता है स्टूडेंट्स। तो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर एरिया होता है ना, अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज हॉर्स लैटिट्यूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनडीए में आता है, लेकिन आपको अभी से करवा देता हूं मैं। और ITCZ का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो 9th क्लास में आएगा आपके। तो हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है ना हाई प्रेशर का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया और सदर्न में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। सब ट्रॉपिकल मैंने आपको बता दिया थोड़ा कम गर्म होता है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आपके हॉर्स लैटिट्यूड। तो बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं दो, व्हाट इज डोलड्रम। इक्वेटर के पास का जो आपके लो प्रेशर का एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं डोलड्रम। और हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, हाई प्रेशर होगा सब ट्रॉपिकल में, तो और इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, तो उसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड को बोलते हैं क्योंकि 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होते हैं ये। लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है, पड़ी लाइन, ऐसे 6th क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने।
तो 30 से 35 के बीच की जो लाइन है ना, जो लैटिट्यूड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स हॉर्स लैटिट्यूड। तो बहुत ही जबरदस्त दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड। अभी अगला बनता है आपके स्टूडेंट्स प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज। 35 से लेकर के और यहाँ पे 60 के बीच में ये वेस्ट में चलेंगे, ऐसे मीन्स वेस्ट से आ रही हैं ऐसे, और ये प्रेवलिंग वेस्टर्लाइज इस तरीके से ये भी ऐसे चल रही हैं, वेस्ट से आ रही हैं ये भी वेस्ट से आ रही हैं, क्योंकि इस साइड से आ रही है ना वेस्ट से, ये भी यहाँ से आ रही हैं वेस्ट से आ रही हैं। तो नीचे भी ये देखिए, ये नीचे वेस्ट से आ रही हैं और ये चल रही हैं प्रेवलिंग, ये भी वेस्ट से आ रही है, वेस्टर्लाइज है। सब पोलर लो प्रेशर एरिया, मतलब सब पोलर कौन सा होता है? पोलर तो ऊपर हो गया, सबसे ऊपर हो गया नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, साउथ पोल 90 डिग्री पे, लेकिन पोलर से जो नीचे होता है ना और लो प्रेशर का एरिया, उसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर एरिया, और ये होता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर। पोलर ईस्टर्लाइज मीन्स ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन इस साइड ईस्ट से है ना, पोलर एरिया में जो विंड चलती है ना, उनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लाइज। इसी तरीके से देखो ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है पोलर एरिया में, तो नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो आपके ईस्ट से आने वाली विंड होते हैं उनको पोलर ईस्टर्लाइज। अब यहाँ पे है ना नॉर्थ पोल आ गया, यहाँ पे साउथ पोल आ गया, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो जहाँ पे जितनी ठंड होगी वहाँ पे उतना ही हाई प्रेशर होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डायग्राम है इस लेसन के सभी बहुत ही ज़बरदस्त हैं।